हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अब हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भारत में महारत कब हासिल होती है मध्यकालीन भारत में, और किस किस के द्वारा, और उसके लिए हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेज क्या क्या हैं ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए। मध्यकालीन भारत में मेडिवल पीरियड के अंदर, जो कि 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक लगभग लगभग आसपास चलता है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको कि जो भारत के अंदर जो रूलर्स थे, अब जनरली दो ही एम्पायर मेनली थे इस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। एक आपका मुगल एम्पायर और उससे पहले दिल्ली सल्तनत। ठीक है, छोटे मोटे एम्पायर, छोटे मोटे रूलर्स और भी थे, लेकिन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की ज़्यादातर बातें इन्हीं दो एम्पायर के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसके साथ साथ आप एक एंगल और याद रखना, जब भी आप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में जिक्र कर रहे हो तो ट्रैवलर्स के बारे में मत भूलना। ठीक है, जो ट्रैवलर्स आते हैं भारत में वो भी भारत की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। और अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में जो भी हम बातें पढ़ेंगे, चाहे वो यहाँ दे रखी हो या फिर आप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को एक अलग पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट के तौर पर बिल्कुल आप जब उसको पढ़ो तब आप अलग से देखो, तो ट्रैवलर्स का एंगल ज़रूर लिखा करो। क्योंकि याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ट्रैवलर्स उसके बारे में काफ़ी डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, तो 11th से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में इंडिया के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिनेरियो था, इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय डुअल सिनेरियोस। नंबर वन, एक तो जो पुराना एंशियंट ट्रेडिशन जो चला आ रहा था ना, परंपरा के अनुसार, वो कंटिन्यू रहता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ परंपरा के अनुसार? यार, जो औषधियाँ, जो तकनीक लोगों को ठीक कर रही थी, क्योर कर रही थी, उनको बीमारियों से निजात दिला रही थी, वो आने वाले टाइम के अंदर भी कंटिन्यू रहा। यही तो होता है, तभी तो हम कहते हैं कि हमारी जो ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीज़ें सबसे बेस्ट चीज़, सबसे बेस्ट तौर तरीके जो होते हैं, पुरानी चीज़ें जो होती हैं सबसे बेस्ट काम करते हैं। तो वो चीज़ें जो कि प्राचीन भारत के अंदर जो भी ये डेवलप करी गई थी, लाइक चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद, सुश्रुत संहिता ऑफ सुश्रुत, ठीक है, ऑफ सर्जरी, क्या जो बुरा का बुरा जो साइंस था, बृहद संहिता, ये सारी चीज़ें अच्छी थी, एक्यूरेट थी, प्रिसाइज थी, रिजल्ट देती थी। तो ये मध्यकालीन भारत के अंदर भी आगे कैरी फॉरवर्ड रही। ठीक है, और दूसरा, यहाँ पर हमें जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट देखने को मिलती है, उसके अंदर हमें एक इस्लामिक ट्रेडिशन और यूरोपियन ट्रेडिशन की झलक देखने को मिलती है। शुरू शुरू में इस्लामिक ट्रेडिशन और यूरोपियन ट्रेडिशन तब जब मुगल एम्पायर के कार्यकाल के टाइम पर ये सारे के सारे ब्रिटिश ईस्ट, नॉट ओनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पर आप ऐसा कह लो कि यूरोपियन कंपनीज या फिर ईस्ट इंडिया कंपनीज भारत में जब अपना आगमन करती है, व्हेन दे अराइव्ड इन इंडिया, और शुरुआत होती है उसकी सबसे पहले पोर्चुगीज से। ठीक है, उसके बाद लोग थे, जो लोग थे, दे वर इन्वाइटेड फ्रॉम अरेबिया, पर्शिया एंड ऑल्सो फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू टीच इन द मदरसास। मदरसास किसके लिए लर्निंग सेंटर्स होता है? वैसे तो दे आर ओपन फॉर ऑल, लेकिन इट इज़ जनरली मेंट फॉर द टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, है ना। और उसके साथ कुछ कुछ अलग सब्जेक्ट्स भी वहाँ पर होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर दे आर इस्टेब्लिश्ड बाय इस्लामिक रूलर। शुरुआत इनकी वहीं से हुई थी हमारे भारत में, है ना। तो क्या क्या पढ़ाया जाता था प्राइमरी एजुकेशन में? एरिथमेटिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोनॉमी, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर। तो देवर सम सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, रूलर्स ने अलग अलग टाइम पर, दिल्ली सल्तनत में मुगल एम्पायर के रूलर्स ने कुछ एफर्ट मारे ताकि एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करा जा सके, लेकिन एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म भी हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादातर बातें नहीं हुई। ठीक है, देखो साइंस ना, जब भी आप पढ़ते हो तो साइंस आपको क्वेश्चनिंग और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताता है। तो रूलर्स ना, मध्यकालीन भारत के अंदर जितने भी आपको जो सल्तनत डायनेस्टीज और जो रूलर्स देखने को मिलेंगे ना, आप देखोगे उनके अंदर एक चेन देखोगे कि वो ना ये नहीं चाहते थे कि कोई भी ना पर्सन विज्ञान पढ़े ज़्यादा।
क्योंकि विज्ञान आपके अंदर, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक रैशनल और एक आर्गुमेंटेटिव थिंकिंग पैदा करता है। कैसे, आपको पता है ना, साइंस की हम बात कर रहे थे कि साइंस हमेशा एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है। आप जो देखोगे आप वही मानोगे, है ना। अब जो चीज़ें हैं, अगर ऐसी थिंकिंग इंसान की होने लग जाए और इस तरीके की वो विज्ञान को पढ़ते पढ़ते लॉजिकल और रैशनल और आर्गुमेंटेटिव थिंकिंग अगर डेवलप कर ले, तो वो रूलर्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे लोग। और मध्यकालीन भारत के अंदर एक चीज़ आप याद रखो, अगर आपने पूरा का पूरा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की चेन पढ़ी है या फिर लेट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की चेन पढ़ी है, रूलर्स यहाँ पर अपने आप को ऐसा दिखाते थे कि वो भगवान के द्वारा भेजे गए अवतार है ना। उनको क्रिटिसाइज करने का मतलब है भगवान को क्रिटिसाइज करना, है ना। वो ऐसे कैसे करते थे, जैसे सिक्का बनाया उन्होंने, एक साइड देवी देवता की तस्वीर, एक साइड अपनी तस्वीर, है ना। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, फिर चाहे आप इंडियन हिस्ट्री को देख लो, आप सेंट्रल एशियन हिस्ट्री को देख लो, वेस्ट एशियन हिस्ट्री को देख लो, यूरोपियन हिस्ट्री को देख लो, हर जगह ये चीज़ चलती थी। होता था ना ऐसा, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा पढ़ा है ना, हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद अकबर वॉज फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल ब्रीड्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, ठीक है। तुजुक आए जहांगीरी, ये एक जहांगीर की किताब है। और जहांगीर कौन था, मैंने आपको वैसे एक प्रॉपर तरीके से वो बताया हुआ है। बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी कि जहांगीर कौन हुआ, अगर अकबर के बाद आ रहा है तो जहांगीर अकबर का बेटा, ठीक है। तो तुजुक आए जहांगीरी, ये एक जहांगीर की किताब है। हैविंग वीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, कि कैसे करके एनिमल की जो अलग अलग जो ब्रीड्स हैं, ठीक है, उनको जो है डोमेस्टिक ब्रीड्स हैं एनिमल्स की, उनको प्रोड्यूस करा जा सकता है। एलिफेंट और हॉर्सेस, जैसा अकबर चाहता था, तो बेटे ने भी अपनी बुक में ये चीज़ लिखवाई कि हमने अपने कार्यकाल के टाइम पर ये चीज़ कैसे अचीव करी साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जानते हो ना, एनिमल की जो से क्रॉस ब्रीडिंग होती है, तो जो नया कोई भी ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा, तो उसके जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं उसके अंदर। जैसे डॉग्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा करा जाता है। और क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के जो डॉग्स होते हैं, जिसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, कभी कभार कुछ कुछ ब्रीड जो प्रोड्यूस होती हैं वो काफ़ी महंगी बिकती हैं, है ना, सिर्फ इस वजह से। उसके बाद लीलावती, कम दीपिका, शुद्धांत दीपिका और लीलावती व्याख्या, दे आर द बुक्स रिटन बाय गांधार, जिसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं वो यूज करी जाती हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, और उनके कुछ रूल्स बताता है गांधार। तो ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि हम लोग वो टेबल बनाते हैं ना आज के समय में, उसकी झलक, मतलब जो जो प्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर्स होते हैं, उसकी झलक जो है वो हमें गांधार के इस बुक में देखने को मिलती है। जैसे आपको याद होगा, जब 10th में ट्रिग्नोमेट्री जब इंट्रोड्यूस करी जाती थी, तो ट्यूशन टीचर है, स्कूल की टीचर है, हमें वो फॉर्मूला बताती थी ना, पंडित बद्री प्रसाद बोले, सोना चांदी तोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसको टेबल को याद करने का एक तरीका होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को, अगर आपको पता हो, याद हो तो। अकबर मेड मैथमेटिक्स एज अ स्टडी सब्जेक्ट ड्यूरिंग हिज रिजीम, ठीक है। अब ये खुद तो नहीं पढ़ा लिखा था बिल्कुल भी, आप ऐसा मत सोचना, यहाँ पर अकबर की बात हो रही है। अकबर पेन उठाना भी नहीं जानता था, पेन चलाना भी नहीं जानता था, ठीक है। लेकिन अपने कार्यकाल के टाइम पर ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, मदरसास की बात हो रही है, या फिर एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग को, एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग के डोमेन के अंदर मैथमेटिक्स को प्रमोट करता है। ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड देयर वर टू आउटस्टैंडिंग वर्ड्स इन मैथमेटिक्स। एक था गणित सार, इसको किसने लिखा,
श्रीधर ने, ठीक है, विच वॉज अबाउट नंबर्स, मल्टीप्लीकेशंस, क्यूब्स, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, मेंसुरेशन एक्सेट्रा। और दूसरा लीलावती, जिसको लिखा भास्कर ने। यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर शुरू शुरू में आपको ये बहुत दिख रहा है ना कि साइंटिफिक टेम्परामेंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, ज़्यादातर एक्यूरेसी की टर्म्स में मैथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। मैथ्स ज्योमेट्री अरिथमेटिक या जो भी चीज़ें डेवलप हो रही है इर्द गिर्द, वो मैथ्स के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, है ना। तो पेपर में आप याद रखना कि ज़्यादातर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर इनिशियल लेवल पर जो रूलर्स थे वो खुद भी मैथमेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हुए आए थे, है ना। फिर बात करते हैं दक्षिण भारत की, मध्यकालीन भारत में ही दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की बात करते हैं और चलते हैं कर्नाटका की तरफ, जहाँ पर टीपू सुल्तान का रूल था, ठीक है। तो टीपू सुल्तान के रूल के टाइम पर पेपर मेकिंग फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश इन मैसूर डैट प्रोड्यूस्ड गोल्ड सरफेस्ड पेपर। जैसा चांदी की परत लगाकर एक वो पेपर नहीं होता जिसको मिठाई वाले यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा सामने। लेकिन आप ऐसे ही पेपर मान लो, जैसे कि श्रेया आप A4 शीट लेकर अभी बैठे हो ना, तो उस पर बिल्कुल आप ऐसा मान लो कि वो गोल्ड की लेयर बिछी हुई है। जो मुगल्स थे, दे वर फेमिलियर विद द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग गन पाउडर विद द यूज ऑफ सल्फर, सॉल्ट पेट्रे और चारकोल in variable ratios for its usage in different guns। याद है ना। और सॉल्ट पेट्री के बारे में मैंने आपको बताया था, यूपीएससी ने इसका जिक्र भी करा था साल 2019 के क्वेश्चन में। और एक और क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी ने एक बार ये पूछा था कि अराइवल ऑफ बाबर लेड टू द नॉलेज ऑफ गन पाउडर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नहीं, इससे पहले ही पता थी हिंदुस्तानियों को, है ना। उसके बाद ये जो गन पाउडर वाला जो क्वेश्चन था, ये यूपीएससी ने पूछा था साल 2014 में, और सॉल्ट पेट्रे का जिक्र उसने करा था साल 2019 में। द कास्टिंग ऑफ कैनन्स वॉज मैंशनड इन तुजुक आई बाबरी। कैनन जानते हो क्या होता है? गोला बारूद, तोप, जिसको लाया जाता है जैसे। ये ओके, तो ये तुजुक आई बाबरी के अंदर मेंशन है, और तुजुक आई बाबरी नाम से क्या पता लग रहा है किसकी बुक है? बाबर के ऊपर। ओके, उसके बाद एन आई अकबरी, इट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रेगुलेशंस ऑफ द परफ्यूम ऑफिस ऑफ अकबर। ठीक है, परफ्यूम ऑफिस ऑफ अकबर बेसिकली इसका मतलब मैं अगर आपको बताऊं, है तो देखो ये परफ्यूमरी से, परफ्यूम और परफ्यूम इस मतलब जो भी ऐसे कोई पदार्थ जो बनते थे जिसके अंदर बॉटल्स होती थी, कुछ लिक्विड होते थे परफ्यूम वाले, बेसिकली मुगल शासन के टाइम पर, या अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को देखो ना, तो इस्लामिक रूलर्स काफ़ी ज़्यादा दीवाने रहते हैं एक चीज़ के। आपने अगर सुना होगा, परफ्यूम तो चलो एक इंग्लिश वर्ड है, इत्र बोलते हैं उसको, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा शौकीन रहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी ऑल थ्रू द इस्लामिक हिस्ट्री यू विल कम टू नो डैट, कोई भी इस्लामिक रूलर होता है ना, अगर आप किसी को भी देखोगे, पढ़ोगे उसके बारे में, तो ये लोग ना इसके अलग अलग मतलब जो फ्रेगनेंसेस होती हैं इसके बहुत शौक रखते हैं ये। अकबर ने पूरा का पूरा इस चीज़ के ऊपर, मतलब ये फ्लेवर मिक्स करके, ये फूल मिक्स करके इससे ये परफ्यूम बनाना, वो परफ्यूम बनाना, बहुत ज़्यादा शौक था उसको। कुछ लोग जैसे करते हैं, आपको पता होगा, बहुत लोगों को डियोज रखने के शौक होते हैं, अलग अलग तरह के परफ्यूम रखने के शौक होते हैं। कोई कहीं पर भी जा रहा है तो वो ये बोलते हैं कि मेरे लिए एक परफ्यूम ले आना यूनिक सा, ठीक है। या कहीं पर भी उनको कुछ लेने का शौक नहीं होता, शॉपिंग करनी है तो परफ्यूम की फॉर्म में उनकी शॉपिंग है, तो अच्छी लगती है कई लोगों के एयर फ्रेगनेंसेस या होते हैं या शौकिया तौर पर। तो अकबर बहुत शौकीन था इन सब चीज़ों का, तो उसने बेसिकली एक परफ्यूम ऑफिस मतलब बनाया था। ये कोई ऑफिस या कोई बिल्डिंग नहीं थी उसके, मतलब बेसिकली हुक्म के ऑर्डर के बेसिस पर जब वो हुक्म देता था
तो उसके सामने कोई ना कोई वैरायटी का परफ्यूम, चाहे वो मंगाया गया हो, डेवलप करा गया हो, अकबर को अच्छा लगता था तो उसके कार्यकाल के टाइम पर ये सब चीज़ें चलती थी। ठीक है। तो द अटर ऑफ रोजेस वॉज अमंग द मोस्ट फेमस परफ्यूम। तो मतलब उसको इत्र कौन सा ज़्यादा पसंद था, वो था गुलाबों का। ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब आप ये कहोगे कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका जिक्र क्यों करा जा रहा है। यार ये चीज़ें बनाना कि फूलों से आप या कैसे भी करके फर्मेंटेशन कर करके आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जो कि आसपास के वातावरण को बिल्कुल देखो, फ्रेगनेंसेस अच्छी चीज़ तो होती है, स्मेल आने से तो अच्छा ही होता है कि किसी न किसी चीज़ की खुशबू आए। अब कोई ऐसी चीज़ कि जिसकी खुशबू थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसी खुशबू जिसको हम स्टोर करके रख सकें, उसको हम कैरी कर सकें और वो सालों सालों ख़राब ना हो रही हो। कुछ कुछ ऐसी खुशबुएं इत्र में कि या इत्र की बोतल कि जिसको आप बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रख रहे हो, बहुत साल हो गए तो वो उतनी ज़्यादा महकती जा रही है और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है उसकी सुगंध, है ना। तो ये सब चीज़ें भी तो एक बार बताओ, साइंटिफिक चीज़ है कि नहीं है अगर ऐसी चीज़ें बनाना। अब आपके पास आज के टाइम में सारी सहूलियत, सारी चीज़ें हैं, आप बना लोगे, पार्क से फूल तोड़कर ले आओ, आप कुछ इत्र बना लोगे, कुछ परफ्यूम बना लोगे क्या? नहीं ना। साइंटिफिक चीज़ है ना ये। कुछ ना कुछ चीज़ें तो इन्वेंशंस इनोवेशंस के तौर पर सोची होंगी ना उस ज़माने के इंसान ने ये सब चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पोस्ट वॉज इस्टेब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक। एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट नोन एज यंत्रराज, इट वॉज डेवलप्ड बाय महेंद्र सूरी, हु वॉज द कोर्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ फिरोज शाह। ठीक है। इसने यंत्रराज डेवलप करा था। आपको याद भी होगा जब हमने जंतर मंतर और वो सब चीज़ें जो पढ़ रहे थे करंट अफेयर में श्रेया लास्ट मंथ, तब हमने उसमें देखा था ना कल्चर के एंगल के अंदर के बड़ी सारी ये क्लॉक वो क्लॉक और ये सारे डायल मशीन और ये सब जो यूज़ करे गए। तो वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही बात कर रहा था वो ज़्यादातर, है ना। तो आप वो वाला जो आर्टिकल है आप उसको भी यहाँ पर ला सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिवल इंडिया, और मैंने वहाँ पर बताया भी था आपको कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो मेडिवल इंडिया के अंदर इस आर्टिकल को। तो ये फिरोज शाह तुगलक जो है इसने स्टैब्लिश करवाया था एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट नोन एज यंत्रराज। ठीक है। जिसको डेवलप करा था महेंद्र सूरी ने, जो कि एक कोर्ट एस्ट्रोनॉमर था फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है। और ये भी एक प्रकार का डायलर होता है, लाइक दिस। ठीक है। तो ये डायलर है पूरा का पूरा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये कुछ ऐसा करके। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को करने के लिए, कुछ कैलकुलेट करने के लिए वैसे बेसिकली यूज़ होता है ये। कुछ ऐसे मतलब इसमें ना कुछ प्रिडिक्शंस करी जाती हैं ऐसे रख कर के, धूप अगर यहाँ पर है वैसा है, तो मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं। हमारे भारत में मैंने आपको दिखाया कैसे डेवलप हुआ था। इसको आप मतलब ये मान लो कि ये क्वेश्चन जैसे कॉम्पास होते हैं ना, अगर ये परछाई यहाँ से यहाँ है तो कॉम्पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन बता रहा है, उसके बेसिस पर ये पता लगाया जा रहा है कि आज अमावस्या तो नहीं है, आज मून सन और अर्थ एक डायरेक्शन में तो नहीं होंगे क्या, हाई टाइड्स तो नहीं आएंगी क्या, ये सब चीज़ें। ठीक है। आपको पता है ना टाइड ऐसी होती है। ठीक है। सही बात है, पता तो लगे कि क्या है कैसे वर्क करता है। आने वाली जनरेशन तो क्योंकि भूलती चली जाएगी ना, उसको पता ही नहीं होगा कुछ भी। बस उतने, बस वो उतना ही काफ़ी है, हाँ। तो 5 जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जो है वो डेवलप करी गई थी बाय सवाई जयसिंह, महाराजा ऑफ जयपुर, इन 5 डिफरेंट सिटीज़। याद है मैंने बताया भी था आपको, अलग अलग जगह पर है ना ये सब चीज़ें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज इस्टेब्लिश करी गई थी। अलग अलग जगह के इलाकों को जंतर मंतर बोला जाता है। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर। ठीक है।
हाँ, एक एक एग्जिस्ट नहीं करता। तभी मैं बोल रहा था कि उस वाले आर्टिकल को इनकॉर्पोरेट कर लेना यहाँ पर। वो तो हम जब चलो रिवीजन करेंगे और वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, लेकिन अच्छी बात देखो क्या है कि सिंक क्या, देखो हम वो पहले ही, चाहे वो देखो कान चाहे यहाँ से पकड़ लो चाहे वहाँ से पकड़ लो, अब हम वो आर्टिकल आ गया तो देखो अभी थोड़ा सा रिलेट हो पा रहा है ज़्यादा अच्छे से, है ना। हाँ हाँ, सही बात है। तो करंट अफेयर पढ़ने का देखो फ़ायदा तो है ही, और स्टैटिक पढ़ने का फ़ायदा करंट अफेयर में है। उसके बाद सरंगधार संहिता, इट रिकमेंडेड ओपियम एज अ मेडिसन। ठीक है, और ओपीएम आई थिंक आप जानते ही हो। ये होता है आपका ओपीएम। नशा पदार्थ होता है इसके अंदर, ठीक है, और अफीम कहते हैं इसको, ठीक है। इसको अलग करा जाता है पहले, पता है आपको, चाकू या किसी चम्मच वगैरह पे लेके, बिल्कुल। उसके बाद उसको कलेक्ट करा जाता है किसी कटोरे के अंदर, इससे फिर पूरा का पूरा काम होता है। तो न्यू मेडिकल मेडिसिन सिस्टम जो है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय मुस्लिम्स ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी। आपको पता है ना, जैसे एक हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, है ना, आयुर्वेद, यूनानी, ठीक है, सिद्धा। तो ये जो है, यहाँ पर न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय मुस्लिम ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी, डेट इज उनानी मेडिसिन सिस्टम। अब देखो, एक कंपाइलेशन थी, कंपाइलेशन ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड आयुर्वेदिक मेडिकल नॉलेज। उसका नाम था मजीने दियाए। इसको लिखा था हकीम दिया मोहम्मद ने, ठीक है। अरेबिक मेडिकल नॉलेज, पर्शियन मेडिकल नॉलेज और आयुर्वेदिक मेडिकल नॉलेज को कंबाइन करके एक न्यू मेडिसिन सिस्टम जो है वो बनाया गया था, और इफेक्टिव तरीके से कैसे वर्क कर सकती है चीज़ें। तो द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर विटनेस सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीज, न्यू क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स। अच्छा, हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड होता है? वेरी गुड, फ्लावर्स। मेजर क्रॉप्स ड्यूरिंग दैट टाइम वर wheat, राइस, बार्ले, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जानते हो ना, कुछ ऐसे बीज जिनके अंदर से प्रोसेसिंग के बाद फिर तेल निकलता है, लाइक सरसों एक ऑयल सीड होता है, सनफ्लावर उससे भी ऑयल निकलता है, ठीक है, शुगर केन, इंडिगो एंड कॉटन। तो नए और इम्प्रूव्ड हॉर्टिकल्चरल मेथड्स जो थे वो अडॉप्ट करे गए, ठीक है, बड़ी सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग के लिए। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप जब यहाँ पर डेवलप हुए ना, तो उसकी वजह से ये वाली इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, मतलब ये वाला सेक्टर काफ़ी अच्छा हो गया था, परफ्यूमरी वाला, ठीक है। क्योंकि फ्लावर्स अगर अच्छी क्वालिटी के होंगे तो परफ्यूम भी फिर अच्छी क्वालिटी का बन सकेगा ना। और इस ज़माने के अंदर इत्र वगैरह का बनना, या आज भी मतलब जो फ्रेगनेंस, अब तो चलो सब कुछ आर्टिफिशियल है और बहुत सारी चीज़ों के मतलब वो जाना जाता है, लेकिन एक जो बेस होता है वो तो फ्लावर फ्लावर की स्मेल ही होती है ना कि। तो ये है कि उसकी वजह से परफ्यूमरी सेक्टर मतलब काफ़ी ज़्यादा, या जो वो फील्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो ये था मध्यकालीन भारत के अंदर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।